हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफिसर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग पिछले कई दिनों से हमारे यूट्यूब चैनल पर महाअभ्यास नाम से चल रही श्रृंखला का लुत्फ़ उठा रहे होंगे, जिसमें 10 प्रश्नों का अभ्यास हमारी फ्यूचर टीम ऑफिसर द्वारा कराया जा रहा है। वहीं हम आपके साथ एक नए थीम वाइज करंट अफेयर के मुद्दे को लेकर उपस्थित हैं। जैसा कि आपने पिछले सप्ताह एक थीम वाइज करंट अफेयर, जिसमें हमने आपको करंट अफेयर प्लस स्टैटिक प्लस PYQ को एक साथ करके पूरा अध्ययन कराया था। इसी तरह हम आज एक नए मुद्दे के साथ उपस्थित हैं, जो कि आपके 2024 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लगातार इन महीनों में न्यूज़पेपर में रही है। तो उसी का एक आर्टिकल हम आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हैं। ये आर्टिकल के बारे में आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। नीति आयोग द्वारा एक ग्रेट निकोबार में एक मेगा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। यह मेगा प्रोजेक्ट क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, कौन इसको चला रहा है, और ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार के बारे में पूरा हॉलिस्टिक रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया है, और हेडलाइन जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसके अनुसार नीति आयोग द्वारा ग्रेट निकोबार में एक मेगा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। और यह मेगा प्रोजेक्ट किस प्रकार का प्रोजेक्ट है? यह एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट आधारित एक प्रोग्राम है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है, यह हम आपको आगे बताएंगे। इसी के अंतर्गत एक्सप्लेनेशन जब करेंगे तो आगे आएगा। बस आप लोग थोड़ा पेशेंस बना। इसके अंतर्गत आपको एक एक जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। नीति आयोग द्वारा ग्रेट निकोबार में एक मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ग्रेट निकोबार एंड अंडमान निकोबार आइलैंड का एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए 72,000 रुपये की लागत से ग्रेट निकोबार में एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एयरपोर्ट, पावर प्लांट एंड टाउनशिप को विकसित करने की बात की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रेट निकोबार की पोजीशन को ग्लोबल वैश्विक समुद्री व्यापार के रूप में स्थापित करना, जिससे कि यहाँ का पर्यटन और वैश्विक और इकोनॉमिक रूप से भारत के योगदान में अपनी सहायता प्रदान करें। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे एक और आर्टिकल न्यूज इसी से रिलेटेड था। व्हाट वी डोंट नो अबाउट एनईडको एक्सप्लेन। तो एनईडको क्या है, इसकी फुल फॉर्म के अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो फुल फॉर्म देखेंगे तो हम अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो हाईलाइट किया गया है। इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। यह प्रोग्राम क्या है, इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, किसके द्वारा अधिनियमित है, वो सब बात करें। एनईडको वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय 28 जून 1988 अंडर द कंपनी एक्ट। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 1988 के अंतर्गत इसे अधिनियमित किया गया है। और वहीं अगर इसके ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट इसके सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑब्जेक्ट इसका क्या है? सबसे महत्वपूर्ण इसका ऑब्जेक्ट के रूप में बात करें तो वहीं इसके प्राथमिक उद्देश्य की बात की जाए तो प्राथमिक उद्देश्य के अंतर्गत अंडमान निकोबार आइलैंड का संतुलित रूप से और अनुकूल विकास के लिए वहाँ प्राकृतिक संसाधनों का विकास करना, और उन जो भी विकास किए गए प्राकृतिक संसाधन हैं उनका व्यावसायिक रूप से दोहन करना। और किन किन चीज़ों का दोहन करना, इसके अंतर्गत कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल होंगी, तो उसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो एक्टिविटीज़ शामिल होंगी वो ट्रेडिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निर्मित उत्पाद होंगे वो, ट्रेडिंग फॉर इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर, जो भी भारत में विदेशी शराब निर्मित होती है उसके उत्पाद के लिए, ट्रेडिंग ऑफ मिल्क, मैनेजिंग टूरिज्म रिजॉर्ट, जो भी टूरिज्म होटल वगैरह रिजॉर्ट वगैरह होते हैं उसके लिए, और 5वां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड टूरिज्म एंड फिशरीज, जो भी फिशरीज वगैरह का व्यवसाय करते हैं उसके अंतर्गत यह सब जो प्रोग्राम हो रहा है, एनईडको प्रोग्राम जो किया जा रहा है,
एनएडको यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा? अगर मिनिस्ट्री की बात की जाए तो मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत अंडमान निकोबार प्रशासनिक सेवा, जो भी प्रशासनिक अधिकारी होंगे वो उसके लिए उत्तरदायित्व होंगे कि वहाँ इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। इसी के अंतर्गत हम जब देख रहे हैं तो इसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ लोकेशन वाइज जियोग्राफिकल दृष्टिकोण से भी हम देखेंगे इसको आगे चल के। यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड पर टोटल 572 आइलैंड है, जिसके अंतर्गत 38 आइलैंड जो हैं वो रहने योग्य हैं, जहाँ व्यक्ति निवास करते हैं और यह अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल के अंतर्गत बीच स्थित है। अगर हम इसके भौगोलिक रूप से इसका मैपिंग के हिसाब से देखें तो अंडमान निकोबार जो ब्लैक से क्या डॉट किया गया है, जो ये अंडमान निकोबार आइलैंड है। आइलैंड इसके वेस्ट में आप देख रहे होंगे बे ऑफ बंगाल, इसके ईस्ट में देख रहे होंगे अंडमान सी। अगर इसी के ऊपर बढ़ते हैं इस तरफ तो आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे म्यांमार, और इसी म्यांमार थाईलैंड नीचे की तरफ आएंगे और ये थाईलैंड का हिस्सा, और यहाँ पे नॉर्थ सुमात्रा जो भी इंडोनेशिया का क्षेत्र है वो सारा इसमें इंक्लूड होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात क्या है? सबसे बड़ी जो ध्यान रखने की बात है, नॉट मलेशिया, इसमें मलेशिया इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि मलेशिया भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, बट नहीं। एक बार फिर से हम इस सब को देखेंगे। बे ऑफ बंगाल वेस्ट, अंडमान सी ईस्ट में, इसके नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो म्यांमार, और इसके नीचे आए और इसी के साथ इसके नीचे आएंगे तो थाईलैंड का ये वाला हिस्सा जो गल्फ ऑफ थाईलैंड वाला हिस्सा है ये भी इसमें शामिल होगा। इसके साथ साथ नीचे आएंगे तो नॉर्थ सुमात्रा इंडोनेशिया का हिस्सा, इंडोनेशिया का भी हिस्सा इसमें शामिल होगा, जो कि हमारे जोग्राफिकल अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तब भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट के रूप में देखते हैं जो हमारे लिए, जैसे कि वनडे एग्ज़ाम, पीसीएस, वनडे एग्ज़ाम तो नहीं कह सकते हैं, पीसीएस सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, जैसे वनडे एग्ज़ाम एसएससी, पीसीएस, क्योंकि पीसीएस भी फैक्चुअल ही ज़्यादा पूछता है, तो उसके अंतर्गत भी हम देखेंगे। यहाँ भी हम कुछ और फैक्ट के रूप में देखेंगे। अब यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल में और अंडमान आइलैंड के अंतर्गत जो भी यहाँ द्वीप हैं, आइलैंड हैं, उसके अंतर्गत देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हाईलाइट तो है पहले साउथ अंडमान सबसे ऊपर, ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, इसको कौन अलग करता है? इसको अलग करता है दक्कन पैसेज। इसको याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको मिलान में दे सकता है आयोग मिलाने के लिए। और वहीं लिटिल अंडमान की बात की जाए, लिटिल अंडमान और निकोबार आइलैंड को कौन अलग करता है? तो इन दोनों को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, जो कि ये है। और वहीं इसी के अंतर्गत हम नीचे तरफ बढ़ते हैं तो नीचे की तरफ देखते हैं निकोबार आइलैंड और सुमात्रा को जो अलग करने का कार्य करता है वो 6 डिग्री चैनल। तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और यहाँ तक कि यूपीएससी के लिए भी होते हैं, क्योंकि यूपीएससी में 100 क्वेश्चन आते हैं तो 2-4 क्वेश्चन आपको बहुत इजी पूछे जाते हैं, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं। आपके फैक्ट के रूप में आपने एनसीईआरटी वगैरह में भी पढ़ा होगा, फिर भी मैं आप लोगों को, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे स्टैटिक प्लस करंट अफेयर प्लस पीवाईक्यू आपको हॉलिस्टिक रूप से अध्ययन कराया जाएगा। और जो कि अब ये जो जानकारी आपको नीचे बताई गई, नीचे लिखी हुई है, ये सारी जानकारी, ये इसी के बारे में सारी जानकारी बताई गई। बस यहाँ पे एक जानकारी आपको ऐड ऑन करना होगा, ये जितनी जानकारी बताई गई है ये
आपको इसी के बारे में बताई गई है। अब यहाँ पे आपको एक जानकारी इंक्लूड करना होगा, जो भी ऑफिशियल एनिमल ऑफ अंडमान इज द डुगोंग। अंडमान का जो भी ऑफिशियल एनिमल है वो डुगोंग अगर बात की जाए डुगोंग, जो कि एक जलीय स्तनपायी जीव है, जो कि कहाँ मिलता है हमें, यहाँ पे लिखा हुआ पैसिफिक सी कोस्ट एरिया स्पेशली ऑफ द अंडमान। विशेष रूप से अंडमान आइलैंडों में यह देखने को मिलता है। पैसिफिक सी कोस्ट एरिया में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप अंडमान निकोबार के आधिकारिक एनिमल के रूप में इसे याद रख सकते हैं, डुगोंग एक महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आप लोग इसको याद जरूर रखिएगा। इसी के साथ और फैक्ट के रूप में अगर हम बात करें तो इसी के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग देख चुके हैं, जैसा कि हम अंडमान के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ मैंने जैसा कि आपको बताया हॉलिस्टिक अध्ययन करेंगे, तो उसी के अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम अब बदल चुका है, चेंज किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा। पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह था वो साउथ अंडमान में स्थित है। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया है, साउथ अंडमान की लोकेशन बताई है। और यहाँ पे अंडमान में जो दो मुख्य आइलैंड हैं, तो आइलैंड के बारे में हमें जानना इम्पोर्टेंट है, बैरन आइलैंड और दूसरा नारकोंडम आइलैंड। आप यहाँ पे लोकेशन भी देख पा रहे होंगे। अगर हाईलाइट किया जाए तो नारकोंडम आइलैंड और बैरन आइलैंड। अंडमान सी में ये दोनों आइलैंड स्थित हैं, नारकोंडम आइलैंड और बैरन आइलैंड। दो यहाँ के मुख्य रूप से आइलैंड यहाँ पर स्थित हैं। इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसी को लेके आपको एनसीईआरटी का एक दिखाएंगे, जहाँ एनसीईआरटी में ये चीज़ गलत दी हुई है। जैसा कि आप यहाँ पे मैप के हिसाब से देख सकते हैं, अंडमान निकोबार के आइलैंड है, अंडमान सी में स्थित हैं। और यहाँ पे जो नीचे हिस्सा ये है निकोबार आइलैंड का आइलैंड का सबसे लास्ट पॉइंट है क्या है, इंदिरा पॉइंट। इसको इंदिरा पॉइंट को आप याद रखिएगा। इससे एक इम्पोर्टेंट हो जाता है पॉइंट, अगर फैक्ट के रूप में बात की जाए। अब हम आपको दिखाते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या लिखा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, आप लोग देखिएगा। बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। ये जानकारी बिल्कुल सही यहाँ पे लिखी हुई है। जो बैरन आइलैंड हमने आपको बताया है, यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इन इंडिया, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इन इंडिया का है, जो कि अंडमान सी में स्थित है। और यहाँ पे एनसीईआरटी इसके बारे में क्या बता रहा है, इज आल्सो सिचुएटेड इन निकोबार आइलैंड। ये जानकारी यहाँ पे गलत दी हुई है। निकोबार आइलैंड का हिस्सा नहीं है बैरन आइलैंड। यह बैरन आइलैंड जो कि है, और वोल्केनो भी जो है, ये कहाँ पे है, अंडमान सी में। जैसा कि यहाँ पे देखिए अंडमान सी में, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपसे कहा जाता है कि एनसीईआरटी गलत हो सकती हैं, बट आपने ज्योग्राफी एटलस साथ में रख के पढ़ेंगे, एक एटलस को मैप में देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे गलती है। एनसीईआरटी हम सबको पढ़ना इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। और यहाँ पे एनसीईआरटी में यहाँ पे दिए हुई हैं पीक्स, जो भी माउंटेन पीक हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं, और इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। और आप लोगों ने, उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। वहीं
एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कुछ आइलैंड की बात कर रहे हैं तो आइलैंड के रूप में पूछ सकता है कि कौन सा आइलैंड भूमध्य रेखा की क्लोज है। तो अंडमान आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेशन कहाँ पे स्थित है? 6 डिग्री टू 14 डिग्री। और वहीं अगर लक्षद्वीप आइलैंड की बात की जाए तो लोकेटेड बिटवीन 8 डिग्री टू 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में स्थित है। तो जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं तो अंडमान निकोबार आइलैंड ज़्यादा क्लोज है। अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप आइलैंड की तुलना में ज़्यादा क्लोज है। अब यहाँ पे फेडरल यहाँ पे इम्पोर्टेंट पीक के बारे में दिया है। पीक के बारे में आपको यहाँ भी दिया है एनसीईआरटी में भी। तो एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो यहाँ की जो सबसे ऊंची पीक है, कौन सी पीक है? फेडरल पीक, नॉर्थ अंडमान में स्थित है। माउंट डियावोलो जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वो। फिर थर्ड यहाँ की जो पीक है वो माउंट क्यूब। फिर फोर्थ है जो माउंट थ्यूलर। ये सब पीक दी हुई हैं। अगर इसकी हाइट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हाइट के हिसाब से आ सकता है पीसीएस में कि कितने मीटर की कौन सी हाइट कौन सी पीक सबसे ऊंची है। तो अगर बात की जाए यहाँ पे तो सबसे पहले आएगा फेडरल पीक, दूसरे नंबर पे माउंट थ्यूलर, तीसरे नंबर पे माउंट डियावलो, चौथे नंबर पे माउंट क्यूब। तो ये आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड जैसा कि हम सब लोग पहले से ही जानते हैं, निकोबार आइलैंड आर पार्ट ऑफ द सुंदरलैंड हॉट स्पॉट। निकोबार आइलैंड जो है वो सुंदरलैंड हॉट स्पॉट का एक हिस्सा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे एक एक शब्द को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। निकोबार आइलैंड है, ना कि अंडमान आइलैंड। अंडमान आइलैंड आर नॉट इंक्लूड इन एनी स्पेसिफिक ग्लोबल हॉट स्पॉट क्लासिफिकेशन। अंडमान किसी भी स्पेसिफिक हॉट स्पॉट का हिस्सा नहीं है। केवल बात की जाए कौन सा आइलैंड हॉट स्पॉट का हिस्सा है तो वो निकोबार आइलैंड सुंदरलैंड हॉट स्पॉट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इसी सुंदरलैंड हॉट स्पॉट का हिस्सा है तो इसी के अंतर्गत हॉट स्पॉट के ही अंतर्गत ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व भी आता है। इसी के अंतर्गत एक रिजर्व भी आता है। इस यह रिजर्व यह बायोस्फीयर रिजर्व जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? निकोबार की सदर्न पार्ट में स्थित है, ग्रेट निकोबार आइलैंड। जैसा कि आप यहाँ पे लोकेशन भी इसकी देख पा रहे होंगे। थोड़ा क्लियर पिक नहीं है, पिक्सल फट जा रहे हैं, लेकिन आप लोग एक बार एटलस में उठा के ज़रूर देखिएगा। और वहीं अगर इसके मुख्य कोर जोन की बात की जाए तो कोर जो है इसी के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत 2 नेशनल पार्क आते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है कैंपबेल वे और दूसरा आता है गैलिथिया नेशनल पार्क। इसी कोर रीजन का हिस्सा है जो कि ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। ये तो होगी फैक्चुअल जानकारी। अब इसी के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। एक और आर्टिकल यहीं से रिलेटेड है। कैंपबेल वे में प्रेसिडेंट महोदया ने विजिट किया था, अंडमान के अंतर्गत स्थित है। तो हम यहाँ की लोकेशन देखें। आप लोग जब एक थीम वाइज करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में जो भी खबर न्यूज़ में रहती है तो आप उसका हॉलिस्टिक अध्ययन कर लेते हैं, जिससे कि वही खबर अगर न्यूज़पेपर में बार बार आती है, उसी स्थान से रिलेटेड कोई न्यूज़ बार बार आती है, तो क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हैं हॉलिस्टिक अध्ययन के अंतर्गत, तो आपकी सारी जानकारी पहले से ही पता होती है। अगर
कैम्पबेल वे के अंतर्गत बात की जाए तो यहाँ कुछ स्पीसीज भी कुछ मिली थी। जो स्पीसीज के बारे में बात कर लेते हैं कि IUCN स्थिति वगैरह क्या है। पहला देखते हैं मेगापोड के अगर मेगापोड की बात की जाए तो इसका IUCN स्टेटस हम देखते हैं तो असुरक्षित की श्रेणी में आता है। दूसरा देखते हैं तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बात की जाए तो इसका IUCN स्टेटस देखते हैं लीस्ट कंसर्न के रूप में आता है, इतना कोई गंभीर रूप से संकटग्रस्त नहीं है। वहीं इसकी तीसरी स्पीसीज की बात की जाए तो तीसरी स्पीसीज के अंतर्गत आता है लेदरबैक सी टर्टल, जो कि जिसकी IUCN स्थिति बात की जाए तो यह भी असुरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये हो गई स्पीसीज भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंतर्गत आयोग स्पीसीज से मिलाने के लिए दे देता है कि कौन सी स्पीसीज कहाँ पाई जाती है। जैसा कि आप लोगों ने अगर PYQ सॉल्व किए होंगे तो आप लोगों को PYQ के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन अवश्य मिले होंगे। अब इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने इसी के अंतर्गत दूसरे स्पीसीज की तरफ। अगर दूसरी स्पीसीज की बात एक स्पीसीज और रह गई है जिसके स्पाइनर डॉल्फिन ये होती है। स्पाइनर डॉल्फिन इसकी IUCN स्थिति की बात की जाए तो इसके लीफ कंसर्न के बारे में कम संकटग्रस्त है तो उसके अंतर्गत आती है। और इसके रीजन की बात की जाए कहाँ यह मिलती है तो अगर रीजन की बात की जाए तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियन में, जिसके अंतर्गत पैसिफिक, इंडियन और अटलांटिक ओशियन के अंतर्गत यह पाई जाती है। ये तो हो गई स्पीसीज की बात। अब इसी के अंतर्गत हम आगे भी बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पीछे नेशनल पार्क के बारे में जाना था। तो नेशनल पार्क के बारे में जाना तो हमें यह जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर कोई भी आर्टिकल 5 महीने 6 महीने लगातार न्यूज़पेपर में रहा है तो PPS UPSC एग्ज़ाम दोनों में वो मिलान करने के लिए दे सकता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो जैसा कि हम आप लोगों को पहला कैंपबेल नेशनल पार्क और गैलेथिया नेशनल पार्क बता चुके हैं। 2 नेशनल पार्क आप पहले से ही जान चुके हैं। अब यहाँ पे 2 हम अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क और रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क। तो ये 2 जो नेशनल पार्क हैं ये हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्रामी लोगों के नाम पर। और वहीं अगर बाकी बचे 5 नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो मिडिल बटन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड, सैडल पीक और साउथ बटन नेशनल पार्क। यह आप लोग याद रखिएगा। ये हो जाते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम से काफ़ी महत्वपूर्ण। ये आप लोगों के हिसाब से हो जाते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण। वहीं इसी तरह एक बार फिर जैसा कि आप लोगों ने लास्ट ईयर भारत सरकार द्वारा अंडमान निकोबार आइलैंड के ही कुछ बंदरगाह के नाम को चेंज किया गया था, तो उसमें से एक था पोर्ट ब्लेयर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी बात आगे की जाएगी। पोर्ट ब्लेयर टू बी रीनेम्ड एज श्री विजयपुरम। तो भारत सरकार द्वारा ये किया गया था। इसके जानते हैं किसका ये एक हिस्टोरिकल जानकारी आप रखिएगा, किसके अंतर्गत था? चोल एम्पायर के अंतर्गत था। मैं नाम की बात हो रही थी तो यहाँ पे कुछ नाम जो चेंज किए गए हैं वो क्या नाम थे उसके अंतर्गत हम बात करेंगे। स्वराज द्वीप ये न्यू नेम है, ओल्ड नाम इसका था हैवलॉक आइलैंड। फिर शाहीन द्वीप इसका ओल्ड नाम था नेल आइलैंड। वहीं
तीसरा श्री विजयपुरम, इसका ओल्ड नाम था ओल्ड पोर्ट ब्लेयर, इसका न्यू नाम श्री विजयपुरम किया गया। और वहीं एक और आइलैंड रॉस आइलैंड, इसका नया नाम किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये कुछ नाम है जो भारत सरकार द्वारा नाम चेंज किए गए हैं। 2018 में ये रीनाम किए गए थे और पोर्ट ब्लेयर का लास्ट ईयर ही किया गया था। यही जानकारी आपको यहाँ पे लिखी हुई है, जैसा कि मैंने आपको पीछे मैपिंग के में बता दिया है कि किसका क्या नाम, न्यू नाम क्या है और ओल्ड नाम क्या है। इसको आप ध्यान रखिएगा। हालांकि ये तो मुश्किल है, बट हाँ फिर भी याद रखिएगा, ये PCS एग्ज़ाम वगैरह में पूछ सकता है। आपको मैंने एक शुरुआत में ही बताया था कि ट्रांसशिपमेंट, यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट ये कि ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल क्या होता है। तो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो एक स्थान से, जैसे कोई मूल स्थान है, जैसे हम मान लेते हैं A, ये है मूल स्थान, और B यह है गंतव्य स्थान। इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक जो भी बीच में दूरी होगी और यहाँ से यहाँ तक जो भी शिप आएगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो भी शिप आएगी A से B तक या B से A तक, तो यहाँ से गंतव्य स्थान से पहले ही यहाँ पर सामान को दूसरे शिप में ट्रांसफ़र करना, फिर यहाँ से B तक दूसरे ट्रांसफ़र में दूसरे शिप में कोई भी सामान, वही सामान आना, मतलब मूल स्थान और गंतव्य स्थान के बीच में सीधा संबंध ना हो के अगर बीच में कहीं भी ब्रेक लगता है तो इसी को ट्रांसशिपमेंट इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल कहा जाता है। तो यही आपको नीचे जानकारी दी थी। और इसी के अंतर्गत और अगर आगे बढ़ते हैं तो इसी के अंतर्गत हम देखते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको देख पा रहे होंगे, ये जो आर्टिकल आप लोगों के सामने दिया हुआ है, ग्रेट निकोबार पर्टिकुलर जो असुरक्षित वहाँ की जनजाति है शोम्पेन, उसने 18वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट मतदान किया है। अब इस पहली बार मतदान किया है तो हमने आपको पिछले भी लेक्चर में बताया था कि जो भी सरकार द्वारा या जो भी कार्य पहली बार होता है तो वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है। अब शोम्पेन ट्राइब क्या है और ग्रेट निकोबार में कौन कौन से जनजाति पाई जाती हैं, जो मुख्य जनजाति हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम शोम्पेन ट्राइब के बारे में जान लेते हैं। शोम्पेन ट्राइब क्या है? यह एक प्राइमरी हंटेड शिकारी हैं, हंटेड जनजाति है, शिकारी जनजाति है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, शिकारी जनजाति है, ना कि कृषि आधारित जनजाति है, क्योंकि अभी आगे आएगा एक कृषि आधारित जनजाति आएगी और जो शोम्पेन है वो शिकारी आधारित जनजाति है जो कि घने जंगलों में रहती है। दिस इज मोस्टली इन हैबिट ग्रेट निकोबार। ज़्यादातर आपको यह जनजाति जो मिलेगी वो ग्रेट निकोबार में देखने को मिलेगी, शोम्पेन ट्राइब। और इसी के अंतर्गत अब आगे बढ़ते हैं तो हम आप लोगों के एक जनजाति के बारे में और बताएंगे। तो और जो शोम्पेन जनजाति है, जो शोम्पेन जनजाति के बारे में हमने आपको बताया, यह
पीवीटीजी ग्रुप में शामिल है। अब पीवीटीजी जो असुरक्षित कमज़ोर वर्गों के लिए असुरक्षित समूह होता है, उसके अंतर्गत शोम्पेन जनजाति शामिल है। अब पीवीटीजी क्या होता है, इसका निर्धारण कैसे होता है, उसका भी हम अध्ययन आगे करेंगे। और वहीं अगर ग्रेट निकोबार के अंतर्गत दूसरी जनजाति की बात की जाए तो निकोबारीज ट्राइब आती हैं। दिस इज अगर 450 ग्रेट निकोबारीज ऑन ग्रेट निकोबार, लगभग 450 ग्रेट निकोबारी जनजाति जो ग्रेट निकोबार में है, और 850 लगभग 850 लिटिल निकोबारीज ऑन द स्मॉलर। तो इसकी संख्या याद करना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन सी जनजातियां हैं, निकोबारीज ट्राइब, और दूसरा आपको मैंने पीछे बताया है कि शोम्पेन ट्राइब ने फर्स्ट, आप इसको याद रखिएगा, पहली बार 18वीं लोकसभा में वोट दिया है, मतदान किया है इस बार। और निकोबार आइलैंड, अब जो निकोबार आइलैंड के बारे में हम बात करते थे, दी प्रैक्टिस फार्मिंग एंड फिशिंग। निकोबार आइलैंड जो भी होते हैं, जो निकोबारी आइलैंड वाले होते हैं, वो फार्मिंग और फिशिंग का कार्य, कृषि और मत्स्य का काम करते हैं। सब ग्रुप भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप ब्लू जो हाईलाइटेड है उसको देखिएगा, ग्रेट निकोबारीज, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं ग्रेट निकोबारीज, और यहाँ पे लिटिल निकोबारीज। अब अंडमान निकोबार आइलैंड के अंतर्गत अंडमान निकोबार आइलैंड, अगर पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड की बात की जाए तो यहाँ पे 6 जनजातियाँ निवास करती हैं। 6 जनजातियाँ कौन कौन सी निवास करती हैं? 6 जनजातियाँ निवास कर रहे हैं। 6 जनजातियाँ अंडमानीज, ओंगेस, जारवा, सेंटिनेलेज, निकोबारीज, शोम्पेन। इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी कर पाएँ, सेंटिनेलेज, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और 6 जनजातियाँ ये निवास करती हैं। 6 जनजातियों को आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे भी मिलान में दिया जा सकता है। अब इन जो 6 जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं, उनमें से ये 5 जनजातियाँ पीवीटीजी, जो कि आगे चर्चा करेंगे हम, पीवीटीजी ग्रुप में शामिल हैं। कौन कौन सी जनजातियाँ? ग्रेट निकोबारी, जारवा, ओंगे, सेंटिनेलीज और शोम्पेन। इसमें इंक्लूड कौन सी नहीं है? निकोबारी। जो निकोबारीज यहाँ पे जो निकोबारीज जनजाति है वो पीवीटीजी के ग्रुप में शामिल नहीं है। वो कमज़ोर रूप से देखा जाए तो कमज़ोर नहीं है। और बाकी जो भी इसके अलावा ग्रेट अंडमानीज, जारवा, ओंगे, सेंटिनेलीज और शोम्पेन, ये जनजातियां हैं वो पीवीटीजी ग्रुप में शामिल हैं। अगर यहाँ की रेशियल ग्रुप की बात की जाए तो रेशियल ग्रुप के अंतर्गत नेग्रिटो ग्रुप और मंगोलाइड ग्रुप आते हैं। और ये कहाँ पे रहते हैं दोनों? अगर इसकी बात की जाए कहाँ है, इसका निवास स्थान की बात है, तो नेग्रिटो जो ग्रुप होते हैं वो अंडमान आइलैंड के हैं, और मंगोलाइड जो ग्रुप हैं वो निकोबार आइलैंड के अंतर्गत हैं। वहीं आपको एक नीचे क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन का आप आंसर कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर। हाउ मैनी एबव मेंशन कंट्रीज शेयर मैरीटाइम बॉर्डर्स विद द अंडमान निकोबार आइलैंड? कितने कंट्रीज अंडमान निकोबार आइलैंड के साथ सीमा साझा करती हैं, मैरीटाइम समुद्री सीमा साझा करती हैं? आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। एक इसी आर्टिकल पे आधारित है, जैसा कि मैंने, अगर आपने क्लास को ध्यान से किया होगा तो आपने पीछे देखा भी होगा। अब पीवीटीजी के ग्रुप के बारे में बात
कर लेते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको पीछे बता के आ रहा हूँ पीवीटीजी ग्रुप क्या होता है। तो यह जो ग्रुप होते हैं, तो इन ग्रुप की बात की जाए तो मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं, जो काफ़ी असुरक्षित रूप से जनजातियाँ होती हैं, जनजाति के लोग होते हैं, उन्हें इसमें पीवीटीजी ग्रुप में शामिल किया जाता है। इस पीवीटीजी किसकी कमीशन पर आया था? कमीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो था, देवहार कमीशन ने इसको पीवीटीजी ग्रुप को बताया था। तो इसमें जब इसको आइडेंटिफाइड किया गया था तो इसमें 52 पीवीटीजी ग्रुप शामिल थे। वहीं अगर सबसे और वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में अगर पीवीटीजी कितने शामिल हैं, कितने पीवीटीजी के अंतर्गत कितनी जनजातियां शामिल हैं वर्तमान में? तो अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो 75 जनजातियां इसके अंतर्गत शामिल हैं। अगर वहीं राज्य आधारित बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनजातियां कहाँ पे हैं? तो अगर राज्य आधारित बात की जाए तो पीवीटीजी ग्रुप सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं हम, उड़ीसा, आंध्रा, एमपी, सॉरी गलती हो, एमपी, मध्य प्रदेश और तीसरा आंध्रा तीसरे पे है। अभी जो भी पीवीटीजी ग्रुप के सबसे ज़्यादा जिस राज्य में स्थित हैं सबसे ज़्यादा पीवीटीजी ग्रुप जनजातियाँ, वो उड़ीसा, और उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्रा। तो वर्तमान में अगर इसकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भौगोलिक रूप से बात की जाए तो इसके इंडिया हैज़ 2.8 मिलियन पीवीटीजी मेंबर फॉर 75 ट्राइब्स। तो इसके अंतर्गत आता है 75 ट्राइब्स की जनजातियों के अंतर्गत लगभग कितने पीवीटीजी मेंबर शामिल हैं? 2.8 मिलियन। और इसका पीवीटीजी का निर्धारण कौन करता है? हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका निर्धारण कौन करता है। नोडल इसकी मिनिस्ट्री अगर बात की जाए तो पीवीटीजी होम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। तो होम मिनिस्टर इसकी पीवीटीजी ग्रुप की जो होता है वो इसकी घोषणा करती है। कौन सी? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह आता है। कि इसके लिए क्राइटेरिया, जो पीवीटीजी ग्रुप के लिए क्राइटेरिया सरकार ने बनाए जो हैं, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया मायने रखते हैं? प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ टेक्नोलॉजी का लेवल काफ़ी कम हो तो उनको पीवीटीजी के अंदर शामिल किया जाता है। लो लेवल ऑफ लिटरेसी, जहाँ शिक्षा दर काफ़ी लो होती है वहाँ उनको शामिल इसमें किया जाता है। इकोनॉमिक बैकवर्ड, जो आर्थिक रूप से गरीब होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। वहीं डिक्लाइन ऑन स्टेगनेंट पॉपुलेशन, जहाँ ये कमज़ोर रूप से होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। जब हम पीवीटीजी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं तो पीवीटीजी की, जैसा कि आप लोगों ने एक नाम काफ़ी सुना होगा, पीएम मोदी टू लॉन्च पीएम पीवीटीजी मिशन, किसके? जनजातीय गौरव दिवस पर। जनजातीय गौरव दिवस किसके उस पर मनाया जाता है? 15 नवंबर, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा की मनाई जाती है। बर्थ एनिवर्सरी 15 नवंबर को मनाई जाती है। तो इसके अंतर्गत एक मिशन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनजातीय गौरव दिवस पर एक मिशन चलाया गया था जिसे पीएम पीवीटीजी मिशन कहा गया था। इसका ऑब्जेक्ट
की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट की बात क्या थी, ऑब्जेक्ट के अंतर्गत हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई थी। जो भी पीवीटीजी के ग्रुप हैं उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा। अब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के अंतर्गत हम बात करें तो हमने आपको पहले भी बताया था कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के अंतर्गत हम बात करेंगे कि क्या क्या आता है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत संपूर्ण रूप से रूरल डेवलपमेंट जिसके अंतर्गत रोड एंड हाउसिंग का विकास किया जाएगा, जल शक्ति जिसके अंतर्गत क्लीन वाटर प्रोवाइड कराने के लिए हम तत्पर रहेंगे, हेल्थ केयर भी हम न्यूट्रिशन पोषण स्तर को उनके सुधारेंगे, एजुकेशन लिटरेसी रेट को भी हम संभालेंगे, पावर और इलेक्ट्रिसिटी भी उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है कि एक समग्र अध्ययन, समग्र विकास जिसके अंतर्गत उस विशेष जनजाति समूह का या उस विशेष किसी भी संदर्भ जिस संदर्भ में पढ़ रहे हैं, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब उसका पूरा अध्ययन कर सकें। इसके अंतर्गत कौन कौन से एरिया हैं तो अभी हम आपको बता ही चुके हैं, रोड एंड हाउसिंग, क्लीन वाटर, हेल्थ। तो इसी के अंदर रोड, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, क्लीन वाटर, सैनिटाइजेशन, इम्प्रूव्ड एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी और मैंने आपको एक पीछे एक क्वेश्चन भी दिया था सॉल्व करने के लिए। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस क्वेश्चन को ज़रूर कीजिएगा और सॉल्व करके आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी बताइएगा। और आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई तो आप क्लास को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना रिव्यू भी दे सकते हैं कि क्लास में क्या सुधार किया जाना चाहिए, क्या नहीं उसके। और बाकी आपके लिए आपके सहयोग के लिए थैंक यू।